नमस्कार, मैं हूँ रेखा। डीडी बिहार के खास कार्यक्रम बिहार बिहान में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और हर सुबह की तरह अपने विशेष मेहमान के साथ इस कार्यक्रम में हम उपस्थित हो चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कल था वो बीत चुका है और जो कल आएगा वो आने वाला कल होगा। इसलिए कोशिश हमें करनी चाहिए कि आज में जिए, आज मेरा कैसा बीतेगा, आज का ये जो दिन है ये किस तरीके से हम अपने ज़िंदगी में अच्छे तरीके से बिता सकते हैं, इस पर हमें पूरी तरीके से फोकस होना पड़ेगा। तभी हम अपने ज़िंदगी में नए आयामों को पा सकते हैं, अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। और ये भी कहते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी होती है उसका एक एक पल जो है बेहद कीमती होता है, एक एक दिन जो है वो बेहद कीमती होता है। इसलिए बिना किसी दिन को गंवाए हुए उस दिन में एक ऐसा काम ज़रूर कर जाइए ताकि वो आपका दिन मुकम्मल हो जाए। चलिए, कार्यक्रम बिहार बिहान के माध्यम से हम पूरी कोशिश करते हैं आपको ऐसे विशेष मेहमान से मिलवाएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अलग किया है, आपके बीच लेकर आते हैं ताकि आप भी मोटिवेट हो सके, प्रेरित हो सके, उनकी ज़िंदगी से कुछ सीख सके। आज भी ऐसे विशेष मेहमान से हम आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपसे शेयर करते हैं आज का विचार, थॉट ऑफ द डे, महापुरुषों द्वारा कही गई कुछ चंद खूबसूरत बातें। आइए नजर डालते हैं। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकलने में मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अमिताभ प्रसाद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बिहार बिहान में। आप मास्टर ट्रेनर हैं भारत सरकार से। कई ऐसी स्टूडेंट हैं, कई ऐसे एम्प्लॉई हैं, कई ऐसे उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति हैं जिनको आपने ट्रेनिंग दी है। तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो सवाल मेरे जहन में है, मैं ये जानना चाहूँगी और साथ ही अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी, आप बताएं कि किस तरीके से आप इस संस्था से जुड़े, क्या कुछ करना होता है और किन उद्देश्यों को लेकर ये काम कर रहे हैं आप। थैंक यू, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हम एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंसी एरिया के आदमी थे और हमारा अपॉइंटमेंट जॉइंट डायरेक्टर अकाउंट्स के रूप में बिपार्ड में हुआ। पहले मैं इंटरनल ऑडिटर स्टेट फूड कॉरपोरेशन था, तो वहाँ पर हमने वहाँ से हमको बिपार्ड में डेपुटेशन पर बुलाया गया। तो वहाँ पर हमने राजस्थान से एक आई चिट्ठी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देखी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की, जिसमें ट्रेनिंग तकनीकी के संबंध में ट्रेनिंग की बात लिखी गई थी। उस समय पहला पत्र मेरे पास मेरे ज्वाइनिंग के बाद आया था। तो उस समय हमारे डायरेक्टर जनरल थे AK सिन्हा साहब, जो चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनसे हमने कहा तो उन्होंने कहा नहीं, इस ट्रेनिंग में आप जाइए। तो मैंने उस ट्रेनिंग को किया। तो प्रशिक्षण एक ऐसा कला है, आर्ट है, जिसके थ्रू हम अपने ज्ञान और कौशल को दूसरों को, सीखने वालों को प्रभावी ढंग से ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि सीखने वाला हमसे भी अच्छा हो जाए या हमारे बराबर कम से कम हो जाए, कुछ उसमें दक्षता बढ़ जाए। तो हमको ये लाइन बहुत अच्छा लगा। जयपुर में हमने ये कोर्स किया, भारत सरकार का ये कोर्स हमने DTS और DOT, डायरेक्ट ट्रेनर स्किल और डिज़ाइन ऑफ ट्रेनिंग, दोनों किया। दोनों करने के बाद फिर इसके ट्रेनर बनते हैं, 1 महीने का कोर्स होता है, दोनों का 1 महीने का कोर्स भी किया। इसके बाद हमने TNA किया। TNA करने के बाद ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, वो भी 15 दिन का कोर्स होता है। वो 15 दिन का कोर्स किया, अभी 7 दिन किया है उसको। तो फिर उसके हम रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनर बने। फिर उसके बाद हाईएस्ट डिग्री मास्टर ट्रेनर बने। फिर मास्टर ट्रेनर की श्रृंखला में हमने बहुत सारे जितने भी DOPT के कोर्सेज थे सबको किया, बिपार्ड से जुटे रहे। और फिर बिपार्ड ने गवर्नमेंट ऑफ DOPT ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे AIT एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक भी भेजा, जहाँ से मैंने TOT किया। मैंने वाटर एंड सैनिटेशन का मास्टर ट्रेनर का कोर्स किया, स्वच्छ भारत मिशन का मास्टर ट्रेनर का कोर्स किया, और फिर हमने 18 महीने का एक ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ये डिप्लोमा कोर्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये ISTD वहाँ न्यू दिल्ली से किया। इस तरह से प्रशिक्षण के क्षेत्र में मेरी रुचि जगती गई, और इतनी जग गई कि अभी बिहार में मेरे ऐसा ये इतनी मतलब ट्रेनिंग का क्वालिफिकेशन रखने वाले मैं अकेला हूँ। तो ये एक उपलब्धि भी रही, और इस तरह से हम संस्थान में जुड़े और आगे बढ़े, और अभी आगे बढ़ रहे हैं। हम 2015 में रिटायर भी कर गए, लेकिन ये ट्रेनिंग ऐसा चीज़ है, नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से, उनमें भी हर आदमी में भी एक गुण होता है, उसको लेने का आर्ट, हर आदमी में कुछ न कुछ मेरिट होता है, उसको लेने का आर्ट, और हमने जो सीखा है उसको दूसरे को ट्रांसफ़र करने का आर्ट, ये सारी चीज़ों को मिला करके हमने ट्रेनिंग की दुनिया में एक कुछ नया काम किया। चलिए बातचीत का दौर हम शुरू करते हैं। एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय पहले मैं आपको दूँ। आप हैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आप चिकित्सक हैं और चिकित्सा के माध्यम से समाज सेवा करते हैं। चिकित्सक जो है वो एक तरीके से समाज सेवक तो हो ही जाते हैं, लेकिन चिकित्सा के माध्यम से समाज सेवा करना आपकी विशेष रुचि में शामिल है। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे होगा कि कब ऐसा आपको आभास हुआ कि आपको चिकित्सक बनना है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना है, और इस काम को करके ही लोगों की सेवा करनी है? ये बचपन से ही हमारी इच्छा थी कि हम चिकित्सक बने, समाज की सेवा करें। मैंने देखा बहुत से गरीब लोगों का इलाज, समुचित इलाज नहीं हो पाता है पैसे के अभाव में। तो मैं शुरू से अपना मोटो ये रखा कि मैं कम पैसे में, कम खर्च में कैसे लोगों की मदद कर सकूं, कैसे समाज को अपना योगदान दे सकूं। और जब मैं 1974 ईस्वी में पास किया, उसके बाद बम्बई चला गया। मैं तो बम्बई जसलोक अस्पताल में था, बम्बई नीडो हॉस्पिटल में था। फिर भी मैं यहाँ आकर के नीचे के स्तर से ही प्रैक्टिस स्टार्ट किया, खगोल से, इसमें जनरल प्रैक्टिस में स्टार्ट किया। और 5 रुपये उस वक्त मैं फीस रखता था। तो बड़ा आश्चर्य लगता था, बम्बई से आया यंग लड़का है, 5 रुपये में कैसे चलेगा। हमने सोचा कि नहीं, समाज में सेवा करनी है तो करनी। तो मैं एक बाइक से हमने कैरियर अपनी स्टार्ट की, वही पुरानी बाइक से स्टार्ट की। और एक इतना ही नहीं था, मैं सुबह में खगोल में काम करता था। सुबह मेरे पिताजी सचिवालय में पदस्थापित थे, हम लोगों का क्वार्टर गर्दनीबाग में था। मैं गर्दनीबाग से खगोल आया करता था, और खगोल पुनः जब मेरा वहाँ 12 बजे काम करता था तो मैं एक जानीपुर सुदूर देहात में जाता था। अब तो वो देहात नहीं रहा, एम्स से 5 किलोमीटर हो गया। उस वक्त काफ़ी, मैं 80 में यहाँ आया, वो 80 की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त वो बिल्कुल देहात हुआ करता था। मैं वहाँ जा 12 बजे से 4 बजे तक, गर्मी में 5 बजे तक रहता था, और तब फिर पुनः खगोल आता था। मैं उस समय मैं ऐसी प्रैक्टिस मैंने करी है, मोटरसाइकिल आके, और नदी मोटरसाइकिल लग गई यहाँ, और मैं पैदल 3-3 किलोमीटर जाके हमने कॉल किया। और उस वक्त ये आपको आश्चर्य होगा कि 2.5 रुपये 3 रुपये लेके लोग आते थे हम लोग के पास। 2.5 रुपया ही डॉक्टर साहब, ऐसे यहाँ की भाषा। और हमने काम किया। 18 रुपये 20 रुपये उस समय में दवा भी। अब वहाँ पर फीस के नाम पर तो कुछ भी नहीं, जानीपुर में फिर भी कुछ भी नहीं। अब ये 5 रुपये भी नहीं दे सकते फीस। तो वो मैं खगोल की बात कर रहा हूँ कि 5 रुपये से हमने स्टार्ट किया। खगोल में इधर कदा लोग आने लगे, इक्का दुक्का, और विशेष करके शिक्षक वगैरह फीस नहीं देना चाहते थे और नहीं देते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इस तरह से हमने अपने करियर की शुरुआत की। 3-3 किलोमीटर पैदल चल करके हमने कॉल किया। बरसात के दिन में मोटरसाइकिल हमारी पिछलती थी, गम बूट पहन करके, एक पैर नीचे और ऐसे करके, धूप में टॉवेल पूरा लपेट के। मुझे याद है खगोल से मेरा कॉल तो लोग जानने लगे, बाद में बेटा और कोइलवर ये सब में होने लगा। मैं शुरू किया, और मैं आपको बता दूं कि 100 रुपये लिया मैं
तो हमने कॉल किया, अब धूप में गए, अपने मोटरसाइकिल से गए और आए। रात में लोग, फिर नाम थोड़ा निकला तो लोग गया बोलने लगे, गया चलिए देखने के लिए। बड़ा उत्साह था उस वक्त। रात को ट्रेन में मोटरसाइकिल लगा के ट्रेन में गए। ट्रेन में वहाँ पर किसी मरीज, कोई तो बहुत बड़े मरीज तो हमारे हुआ नहीं करते थे, रिक्शा पर बैठा के ले गए घर। देखा मरीज को 1:30 बजे रात में, उसने फिर उनके यहाँ एक कप चाय पिया, फिर आकर के स्टेशन पर 4 बजे ट्रेन पहुँचे, 6 बजे लगे, आए अपना मोटरसाइकिल पकड़े, आए घर और फिर चले। हमने अपने बड़ी संघर्ष किया है मैंने अपने जीवन में जी। काफी कई लोग संघर्ष होते हैं जो आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए शुरुआती दौर में संघर्ष करते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आपने अपने आप को एक डॉक्टर के रूप में स्टैब्लिश करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए संघर्ष किया है। ये थोड़ा डिफरेंट बना देता है आपको। अमिताभ जी, आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आप मास्टर ट्रेनर हैं, कई लोगों को आपने ट्रेनिंग दी है, चाहूँगी कुछ एक्सपीरियंस यदि आप शेयर करना चाहें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? किन किन लोगों को अभी तक आपने ट्रेनिंग दी है? ट्रेनिंग तो वैसे हमने सभी तरह के लोगों को दी, आईएएस को दी, डॉक्टर को दी, जज को दी और क्लर्क को भी दिया। हर स्तर के लोगों को ट्रेनिंग दिया। जो ऐसा विधान है कि हर राज्य में जब भी कोई ऑफिसर नियुक्त या क्लर्क नियुक्त होता है, उसको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत प्रशासनिक संस्थान में आके होती है। तो उस प्रशासनिक संस्थान में ट्रेनिंग के हेड हम ही थे और विभाग में डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग के पद पे रह चुके थे और हमने वहाँ पर लोगों को, हर तरह के लोगों को ट्रेनिंग दिया। और उनके ट्रेनिंग के क्षेत्र में, जैसे डायरेक्ट ट्रेनर स्किल में, ट्रेनर में कौन कौन से गुण होने चाहिए ये है। डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग में ट्रेनिंग का डिजाइन कैसे बना ये बताया जाता है। मेंटरिंग कैसे किया जाए ये मेंटरिंग कोर्स में है। इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग, मेरा ट्रेनिंग सब्सक्रिप्शन हुआ या नहीं ये उसके संबंध में है। जितना पैसा हमने खर्च किया उससे ज़्यादा लाभ हुआ या नहीं ये इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग में है। इसके बाद ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में कहाँ पर प्रॉब्लम है उसको खोज के निकालना, उस प्रॉब्लम का कारण क्या है, उस प्रॉब्लम के कारण को जान करके उसको दूर करना, दूर करके एक अच्छा ट्रेनिंग दे करके लोगों के कार्य क्षमता को बढ़ाना। इस तरह की ट्रेनिंग में हर तरह के लोग आ जाते हैं, हर स्तर के लोग आ जाते हैं और हर तरह के अफसर और डॉक्टर, जज सब कोई आ जाते हैं। जयपुर में हमारे ट्रेनिंग में करीब 6 डॉक्टर थे, 2-4 जज थे। तो इस तरह से हमने सभी तरह के लोगों को ट्रेनिंग दिया जी। यहाँ तक कि जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी जितने भी डिप्टी कलेक्टर हैं उनको आकर के यहाँ पे ट्रेनिंग लेना है। जितने भी आईएएस हैं उनको आके हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेना है। उनको हर विषय पे ट्रेनिंग, टेक्निक पर भी ट्रेनिंग दिया। अकाउंट्स के आदमी, हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्षेत्र के आदमी हैं तो सीए का भी, मतलब अकाउंट्स के, ऑडिट का, टैक्सेशन का, इन सब चीज़ों का ट्रेनिंग दिया। और अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी लोग बुलाते रहते हैं तो जहाँ पर जिस तरह का मतलब वो अपना प्रपोजल देते हैं कि इस विषय पे हम जानना चाहते हैं, उस विषय। अब तो अनुभव हो गया काफ़ी दिनों का, 30-40 वर्ष का अनुभव हो गया। तो अब उस अनुभव के आधार पर हर विषय पे हर तरह के लोगों को प्रशिक्षण देने के अभ्यस्त हो गए हैं। साहब, अब हमने ये चर्चा की कि किस तरीके से जो कोरोना का काल था, कोरोना का समय था, वो लोगों के लिए तो बहुत दुखदाई था, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ गई थी डॉक्टर्स की। एक चिकित्सक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई थी। ऐसे में आप समाज सेवक भी हैं, तो आपने किस तरीके से उस दौर को देखा? हमने तो कभी, यहाँ पर स्थिति ये थी कि पटना में कोई डॉक्टर्स स्टेथो नहीं लगा के नहीं देखते थे, पेशेंट को टच नहीं करते थे, दूर से बात करते थे। कितने लोगों ने स्क्रीन लगा रखा, कितने कंपनी वाले आया कहेगी डॉक्टर साहब मैं आपको स्क्रीन लगा देता हूँ, स्क्रीन से बात करेंगे माइक। हमें नहीं, ऐसा नहीं होगा। शायद मैं ही एक डॉक्टर था पटना के लिए, तो मैं ही था जो वो फुल एग्जामिनेशन करता था। कभी कभी तो मेरी आदत है, मेरी नाक तो ब्लॉक रहती है तो मैं मास्क भी नीचे कर लेता था। लोग पर रात भी कहीं बात हो रही थी कोई हॉस्पिटल में, बोला कि डॉक्टर साहब आप मास्क के बिना काम किए। हम कहे हाँ, हम तो कर दी
कहते आपकी बड़ी चर्चा थी कि आप बिना मास्क लगाए हुए भी काम कर रहे हैं। तो हम कहे हाँ ये तो गलती, तो उन्होंने बोला कि ये तो आपने गलती किया, मरीज भी तो डरते होंगे कि आपके मास्क नहीं लगाया। सब तक मैं भूल जाता था। मैं उस दिन इतना मेरा 2-2 बजता था मेरा प्रैक्टिस में, मेरे प्रैक्टिस में 2-2 बजे रात में, पता नहीं कोई बैठते ही नहीं थे कहीं, दानापुर इधर कहीं कोई नहीं, हॉस्पिटल में, और किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं होता था जब तक आप उसको स्कल्टेट नहीं करें, एग्जामिनेशन नहीं करें। वो बड़ा ही ये समय था, बड़ा ही कठिन समय था, और हमने मेरे लिए बड़ी चुनौती थी। और आए गए दिन अगर अखबार पढ़ते होंगे तो बराबर मेरा नाम आता था कि डॉक्टर सुशील बसिया हैं। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पेपर वाले लिखते थे, आप ही लोग जैसे लोग लिखते थे। और मैंने किया, 2-2 बजे रात तक हम मरीज देखते थे। लोग कहते थे कि 12 बज जाता है डॉक्टर साहब, तब हम लोग अलार्म लगा देते हैं। और आजकल तो सबके पास सवारी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, वो ये, और तब हम लोग चाय पीते थे और कहते थे तब 1:30 बजे रात में जाएंगे तो डॉक्टर साहब से ठीक से बात होगी। हमने देखा ये बैठे हुए हैं वहाँ, कोई टेम्पू में, कोई कार में, कोई बोलेरो में आ रहा है, पेशेंट हाँफ रहे हैं, देख रहा हूँ, जल्दी से लिटाया, जल्दी से किया। मेरे पास, मैं एक ऑथराइज नहीं था, लेकिन मैं बिल्कुल सबों को, मेरी पहचान भी थोड़ी है लोगों से, पदाधिकारियों से। हमने कह रखा था कि भाई मेरे पास पेशेंट आएगा तो मैं देखूंगा, मर जाएगा तो आपका क्या जाएगा। मैं ऑथराइज नहीं था कोरोना के लिए, मेरा सेंटर हमने किया, चूंकि मेरा उस वक्त उतना, अब तो हमने एक अस्पताल बना लिया है, उसमें कर सकते थे, लेकिन अभी जो पिछला अस्पताल मेरा था उसमें नहीं था वैसा। तो वो लोग हम कहे कि भाई मर जाएगा पेशेंट तो क्या मिलेगा, फर्स्ट एड दिया, ऑक्सीजन लगाया, और मेरे पास मैं सोच नहीं पाया था कि इतना लगेगा। तो मेरे पास एक कंसंट्रेटर और 4 सिलेंडर थे, एक जम्बो भी था। हम सोच नहीं पाए थे कि मेरा रश बहुत होता है मेरे पास। हम अगर जानते हो, अगर हम पहले से तैयार नहीं थे, इस बात का हमें बहुत दुख है कि अगर हम पहले से तैयार होते और 10-20 अगर सिलेंडर रख लिए होते तो मैं ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकता था। मैंने मरते हुए अपने आँख से देखा, मेरे सामने लोग तड़प के मरे हैं, देखा है। मैं कुछ कर नहीं पाया। बहुत को लाद के ले, जिसका कुछ रहा है उसको जल्दी से लाया। मेरा 3-4 बेड का इमरजेंसी का एक छोटा सा रूम है, उसमें डाला और ऑक्सीजन लगाया, लगे रहे, खड़े रहे, कुछ करके उसको पहुंचाने की कोशिश की। कुछ पहुंचे, बहुतों डॉक्टर से, बहुत हॉस्पिटल वालों से मेरी झड़प हुई, झगड़ा तक हो गया। अब बोले तो बहुत गलत भी, एक को तो उन्होंने हाथ में उठा दिया, जो नहीं करना चाहिए डॉक्टर को, कि तुम क्यों नहीं रखोगे, बेड क्यों नहीं लगाओगे, सब दिन तुम हमारे पेशेंट को इंटरटेन करते हो पैसा कमाने के लिए, और आज के दिन में जब वो इमरजेंसी, तो ऑक्सीजन नहीं है सर। और काफ़ी लोगों में जागरूकता, जैसे एक हॉस्पिटल मेरे बगल में है, उसने तो प्लांट ही बैठा लिया सगुना मोड़ पर, प्लांट ही बैठा है। इस कहानी के बाद हम लोग भी काफ़ी सतर्क, जब थर्ड वेव का आया तो हम भी काफ़ी सतर्क हो गए, लेकिन ये वेव कुछ था नहीं। लेकिन वो वेव बड़ा ही सेकंड बहुत ही भयावह था, और हमने बड़े करीब से देखा। और मैं कह सकता हूँ कि मैंने 10-12 पेशेंट हमने भर्ती किया, और प्रशासन को भी मालूम था कि, तो हमने कहा दे, एक आध आदमी हमसे कहा कि डॉक्टर साहब आप इस कर रहे थे, हम कहे नहीं, उसको ज़रूरत नहीं है रेमडेसिविर और ये कुछ जो है स्पेशल दवा की, सिर्फ ऑक्सीजन पे ठीक हो जाए तो ट्रीटमेंट करने में क्या हर्ज है। कोई मेरे बात का जवाब भी नहीं दे पाए। हम कहे अगर मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन है और चेस्ट का इन्फेक्शन है और सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हम अगर उसका कर दे रहे हैं तो क्या जा रहा है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कुछ दवाइयाँ होती है जो रखने की परमिशन नहीं रहती है, तो नहीं, वैसा नहीं रखते हैं, हमने ऐसा कर दिया। बल्कि ऐसा नहीं, कुछ तो पेशेंट को हम कहीं से जो अरेंज करके दिया भी, लेकिन हमने प्रशासन को कहा कि भाई हम वैसा नहीं करते हैं, पेशेंट लाते हैं। तो बहुत हमने, तो हमें पूरा ये है, सिर्फ इसी बात का हम अफसोस है कि अगर हम पहले से जाने होते और अगर 10 सिलेंडर हम अपने पास रखे तो हम ज़्यादा लोगों की सेवा जमीन पे ही कर पाते। ये बड़ी भयावह स्थिति थी पटनी, लोग 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए लेकर के घूम रहे हैं, कहीं कोई पैरवी करना है। वैसे में मेंबर भी एम्स में 2 कमेटी में था, तो खत्म हो गया। पहला जो दौर आया कोरोना का, उसने लोगों को प्रभावित किया। दूसरा जो दौर आया उसने तो बहुत बुरा हुआ, बहुत भयावह था, उसने तो लोगों की दूसरा बहुत भयावह था। और तीसरा जब हम तैयार हुए तो कुछ नहीं हुआ। तीसरा जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि इस वक्त हम तैयार थे, बिल्कुल तरह से तैयार थे कि इस वक्त हम जग के, लड़के मर के अपनी जिंदगी से खेल करते ही रहे। और आपको बता दें कि मुझे 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुआ, और मेरा बॉडी का रेजिस्टेंस, वैसे मैं 71-72 में जा रहा हूँ अभी, मैं 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुआ, और बॉडी का रेजिस्टेंस ऊपर वाले की दया है या जेनेटिक लोडिंग जो भी बोल लीजिए, मैं आज भी ठीक हूँ।
और मैं 2 बार हुआ और मैं एक दिन भी मैं फिजियोथेरेपी करता हूँ, मेरा घुटना खराब है। मेरा फिजियोथेरेपिस्ट बोला कि सर आपने तो एक भी दिन फिजियोथेरेपी नहीं छोड़ा। तो हमें इच्छा शक्ति हमारी बड़ी मजबूत है जी। इसने तो, लोगों को सतर्क रहना कम से कम ज़रूर सिखा दिया, लोग सतर्क हो गए हैं। अमिताभ जी, आपसे बात करना चाहूँगी, चूँकि आप जो ट्रेनिंग देते हैं, जितने भी अधिकारियों को देते हैं, जितने भी यूथ को देते हैं, उसका एक अहम पार्ट होता है नैतिक शिक्षा। एथिक्स की ट्रेनिंग आप देते हैं, वैल्यूज़ की ट्रेनिंग आप देते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि एथिक्स एंड वैल्यूज़ की क्या महत्ता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। एथिक्स एंड वैल्यू की बहुत महत्व है। एथिक्स है सेट ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों का समूह है। और सिद्धांत लोग मानते कहाँ हैं? सिद्धांत नहीं, ठीक है, ये यहाँ कलकत्ते में देखा, यहाँ लिखा है, यहाँ पे बंगला में लिखा हुआ है कि यहाँ पे थूकना मना है, इखने थूथू फेलबेन ना। और वो पूछता है कि यहाँ पे क्या लिखा है, और वहीं पे थूक देता, और उसमें उसको बहुत आनंद आती है। बुजुर्ग जाते हैं, बुजुर्गों को कुछ बोल देना, क्यों देखो बूढ़ा जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, या मतलब इस तरह की उच्छृंखलता और नैतिकता का पतन राष्ट्र का, मतलब ठीक है वो तो मिलिट्री के हाथ में है। हम देख रहे हैं कि कोई पुल तोड़ रहा है, कोई उसमें से कुछ चुरा रहा है, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं, चुपचाप देखते हुए। ये तो पुलिस का काम है, काहे अपना माथा समय बर्बाद करें। ये छोटी छोटी बड़ी मन बातें हैं, घटनाएं हैं, आँख से देखते हो चले जाते हैं। ये भी तो हमारे नैतिकता के खिलाफ है। हम अकेले हैं और वो तोड़ रहा है, हम देख रहे हैं, वो बिजली चुरा रहा है, वो देख रहे हैं। हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स था, वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स, उसमें कितना भी नाजायज़ बिजली सब लोग वहाँ से ले के करती है। सब नैतिकता की कमी। हमारा मोरल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। अब लोग कहते हैं बिहार में बहुत नकल होता है, बिहार में एक हमारे ट्रेनर हैं वो बोलते थे बिहार में तो, लेकिन दिल्ली में मेरा बेटा गया परीक्षा देने, तो वहाँ देख रहे थे कि पीछे से लेके आगे तक सब कोई कॉपी लिखे, लेकिन मेरा बेटा नकल नहीं मार रहा था। तो मैडम आके बोली, बेटे तू सब कोई मार रहा है, तू क्यों नहीं मार रहा? बोला नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा तो भी नहीं मारूंगा। लेकिन उसमें से आगे के 25 लड़के साफ, पीछे के 25 लड़के साफ, ये मेरा बेटा निकल गया। वो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अफ्रीका में है। तो ये मोरल इतना स्ट्रांग होना चाहिए। झूठ नहीं बोलना, तो झूठ नहीं बोलोगे तो हम लोग के ऑफिस में रहोगे कैसे? घूस नहीं लोगे तो हम लोग के ऑफिस में रहेंगे कैसे? अब हम लोग का व्यापार कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस कंस्ट्रक्शन में बहुत खर्चा होता था और उसका इंचार्ज हमको बनाया गया। तो उसमें बहुत सारे अफसर उसमें कमीशन लेते थे। मैं देखता था, मैं डीजी को रिपोर्ट करता था। हमारे जो वैल्यूज़ हैं उसे बनाए रखना कितना ज़रूरी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के जो युवा हैं, आज के जो हमारे यूथ है, वो किस तरीके से नैतिकता को बनाए रखें? हमारे जो पूर्वज, जो हमारे ऐसा कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो जिस वैल्यूज़ को बनाया है उसे वो कंटिन्यू करें, इसके विषय में आप क्या कुछ राय देना चाहेंगे उन्हें? इसके विषय में प्रशिक्षण का ही सहारा लेना चाहिए, और प्रशिक्षण और अच्छे माहौल में सब लोगों को इकट्ठा करके एक साथ रखने से उसका प्रभाव पड़ता है। आचरण को देख करके बच्चे अपने को बदलने का प्रयास करते हैं, आप देखते हैं, और फिर उन्हें समझ में आता है कि यहाँ मैं गलत हूँ, तो उस गलती को अपना सुधारने का प्रयास करता है। प्रशिक्षण का भी बहुत महत्व है। एक चाइनीज कहावत है कि कोई भूखा व्यक्ति यदि आपके दरवाजे आ जाए तो मछली का 2 टुकड़ा दे दीजिए, थोड़े देर के लिए उसकी भूख मिट जाएगी। लेकिन उसका परमानेंट भूख मिटाना है, उसे मछली मारने की ट्रेनिंग दे दीजिए, जिससे वो जिंदगी भर खुद खाएगा भी और दूसरों को भी खिलाएगा। और नैतिक स्तर से रहने से ज़्यादा उपलब्धि होती है, नेचर का भी साथ मिलता है। दुनिया का साथ अभी प्रैक्टिकल समय में कुछ कम मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। अल्टीमेटली नैतिक लोगों की ही जीत होती है। तो नैतिकता का महत्व हम लोग एथिक्स एंड वैल्यू में बता। वैल्यू हुआ कितना समाज उन सिद्धांतों को महत्व देता है, और मोरल हुआ तो उन सिद्धांतों में से हम कितना अपनाते हैं, निकाल पाते हैं। हाँ, और जो हम अपनाते हैं उससे मेरा कैरेक्टर बनता है, कैरेक्टर से मेरी पर्सनालिटी बनती है।
और पर्सनालिटी से समाज में हमारा एक स्थान बनता है। पर्सनालिटी से एक समाज, ये देखो एक महापुरुष जा रहा है, ये देखो डॉक्टर सुशील जा रहे हैं, ये देखो ये डॉक्टर, ये एक चोर जा रहा है, सबसे घूस लेता है ना, और ये डॉक्टर ये गरीब को देखते हैं। अब इनके गली का नाम डॉक्टर सुशील गली रख दिया गया है। अब मतलब क्यों? मेरिट से नैतिकता का कितना महत्व है ये, और ऐसे ऐसे लोगों को मिला करके हम ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप में सभी बच्चों को, और जो जिनके अभिभावक कहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ डिरेल हो गए हैं, उनको बुला करके फिर ऐसे ऐसे सात्विक लोगों के साथ रखते हैं, और 10 दिन साथ रहते हैं, 10 दिन सादा खाना पीना, और खाने के समय में हम लोग शांत रह करके 2 मिनट भगवान का स्मरण करते हैं कि उनकी शक्ति से ये खाना मिला है, नंबर 1। नंबर 2, जो किसान इसको बनाए उसको मन ही मन धन्यवाद देते हैं। फिर उसके बाद एकदम शांत रह करके फिर उसके बाद जिन लोगों ने खाना बनाया उनको धन्यवाद देते हैं। खाने के बाद और वैलिडिक्शन के समय में सबको उपहार देते हैं। तो इस तरह का माहौल बना लेने से वो क्या है कि उसका असर बहुत दिनों तक लोगों में रहता है, और फिर जब वो हमारे प्रशिक्षण संस्थान से निकल के अपने घर जाता है और ऑफिस में और उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो एक जादू सा परिवर्तन आता है। नैतिकता में वृद्धि होती है, मोरल में वृद्धि होती है। और कई IAS ऑफिसर हमको आके या कई डॉक्टर हमसे बोलने लगे, आज गुस्से में हमने अपने पिताजी को इतना डांट दिया, आज माँ को ऐसे बोल, छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए जी। कहीं ना कहीं ये नैतिकता का एक, क्योंकि जब आप किसी पद पे चले जाते हैं तो आपको पूरी कोशिश करनी पड़ती है कि आपका जो व्यवहार हो उस पद के अनुकूल हो। हम लोगों की एक भी गलती, जी, जैसा कि आपने बताया कि ट्रेनिंग का आपका पार्ट होता है कि नैतिक शिक्षा आप उन्हें बताएं किस तरीके से आपको व्यवहार करना है, समय के अनुसार व्यवहार करना है, समय के अनुरूप व्यवहार करना है, अगले को देखते हुए व्यवहार करना है। ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस तरीके की नैतिक शिक्षा जो है वो अमिताभ जी देते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि अमिताभ जी का जो ट्रेनिंग का पार्ट है उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट होता है वाटर एंड सैनिटाइजेशन। यदि हम स्वच्छता की बात करें तो घर घर कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से कि किस तरीके से स्वच्छता बनाए रखे, क्या कितना ज़रूरी है? बहुत ही स्वच्छता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वच्छ, अगर वातावरण को भी स्वच्छ होना चाहिए, अपने खाने का सामान को स्वच्छ होना चाहिए, पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए, अपने वस्त्र स्वच्छ होने चाहिए। ये तो स्वच्छता तो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, स्वच्छता। अगर स्वच्छ नहीं रहेंगे तो पानी अगर गंदी होगी तो बहुत तरह की पानी की बीमारियां हैं, जिसमें जॉन्डिस है, टाइफाइड है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, कंटेमिनेटेड डिजीज तो बहुत सारे हैं। घर में अगर आपका वातावरण स्वच्छ नहीं रहा तो आप ब्रोंकाइटिस, जो बहुत ही अभी है लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो रहा है, तो वातावरण को भी स्वच्छ रखना उतना ही ज़रूरी है। वस्त्र को भी स्वच्छ रखना उतना ज़रूरी है। स्किन डिजीजेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो स्वच्छता का तो हर जगह इम्पोर्टेंस है, और स्वच्छ तो रहना ही चाहिए, हर दृष्टि, हर मामले में स्वच्छ रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, यदि कोई भी व्यक्ति आम जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक दिन भर परेशानियों का सामना करता है, अपने आप को एक रूटीन वे में ढालने की कोशिश करता है, क्या कुछ करे वो खास कि अपनी सेहत को वो पूरी तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रख सके, सेहतमंद रह सके? किन छोटी छोटी बातों पर उसे ध्यान देना चाहिए? तो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट तो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की शैली, बहुत सारी बीमारियां जो बड़े बड़े बीमारियां हैं, जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, 3 चीज़ बहुत ही घातक है, और 3 चीज़ लेकर के में ही लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट 3 चीज़ के लिए लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और उसमें सबसे बड़ा जो है ओबेसिटी, अभी जो बहुत बड़ा समस्या है वो है ओबेसिटी का। और ओबेसिटी तब तक आप उस पर काबू नहीं पा सकते जब तक आप लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करेंगे। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट सुबह से लेके आप उठते हैं कैसे, जैसे ओबेसिटी है, दूध की चाय न पिए, हम लोग कैलोरी, चीनी का सेवन कम करें, जो हम ये एक उम्र वाले की बात करते हैं। तो ओबेसिटी पर आने के लिए सुबह से शुरू हो जाता है, जिसमें चाय अब में आप चीनी शक्कर नहीं डालें, दूध की चाय नहीं पिए, कैलोरी उस वक्त से कम ना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर फल खाएं, ताजे फल का सेवन करें,
जो आदमी जैसा भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि महंगी फल हो। समाज, हम तो कहते हैं कि डायबिटीज़ में होता है पपीता, अमरूद, सेब, हम लोग की जुबान पे हमेशा रहता है। मगर देखो, स्पष्ट बोलता हूँ, कभी सेब के चक्कर में मत जाओ, तुम्हारे तरफ पपीता होता है, पपीता कोई खाओ। अमरूद होता है, अमरूद तो डॉक्टर साहब बहुत महंगा मिलता है। अरे क्यों बड़े इलाहाबाद के अमरूद के चक्कर में, तो घर का बगल का अमरूद है, कुछ भी। तो हम हमेशा मैं कॉस्ट कंसियस रहा हूँ, चूँकि मैं गरीबों का डॉक्टर हूँ, इसलिए गरीब को भी मेरे डायबिटीज़ का चार्ट भी अलग होता है। तो रहने का लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, उसके बाद कुछ शारीरिक कसरत, बच्चे के लिए नहीं है ये सब, ज़्यादा उम्र वालों के लिए। अगर मान लीजिए कर सके, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, मान लीजिए हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम चलें, वॉकिंग इज बेस्ट। जो चलने का जो है, खूब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अगर आप चल पाते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब जैसे मेरे जैसे लोगों जिनको घुटने की तकलीफ होगी, तो मैं चलूंगा तो मेरा घुटना और भी घिस जाएगा। तो साइकिल, अब आपको मैं बता दूं कि मैं गरीब का डॉक्टर हूँ, बार बार कर रहा हूँ, तो हम साइकिल मैं तो मैंने खरीद लेता हूँ 5,000 8,000 10,000, जिससे नहीं होता मैं कहता हूँ एक काम करो, साइकिल ले लो और खिड़की का जो रॉड होता है उसमें साइकिल को बांध दो और उसके सीट पे बैठ जाओ, रेस्ट को स्टैटिक चलाओ। तो सब हर चीज़ का उपाय है। और जो अगर आपके घुटने खराब नहीं है, हार्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर वॉक, तो जिसका हार्ट का प्रॉब्लम, उसे बहुत तेज नहीं चलने का है, फिर भी हम कहते हैं, हम तो बहुत ओबेसिटी है जो ज़रा भी नहीं चल पाता, उसको बोलते हैं कि नहीं बैठे रहो बिस्तर पे और हाथ को चलाते रहो, पैर को चलाते रहो, वो भी काम हो गया। चलो नहीं चल सकते हो, बिल्कुल इनवैलिड है, डॉक्टर साहब तो चल नहीं पाती, हमारी माँ है चाहे बाबूजी हैं, बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल ओबेज हैं, चल नहीं पाते, कुछ नहीं है उनका। कहते हैं अगर वो नहीं चलाते तो खुद उसके हाथ को तुम एक्टिव मूवमेंट करके दिखाओ। तो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है, जिसमें खाना, व्यायाम, सारी बातें। जी, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कंटिन्यू रहे आपके शरीर में। आपकी शरीर का जो हाथ है, आपके शरीर का जो पार्ट होता है, हमारा पैर है, वो चलता रहे। चलने की मुद्रा में यदि रहता है तो ब्लड कहीं ना कहीं जाम नहीं होगा, जाम नहीं होता है तो हम कई तरह की बीमारियों से बच पाते हैं। घुटने की समस्या होगी तो जाहिर सी बात है हार्ट ब्लॉकेज होगा तो पूरी ज़िंदगी ही अस्तित्व पे लग जाती है, पूरी ज़िंदगी दाव पे लग जाती है। तो इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि अपने शरीर को आराम ना दे, बल्कि अपने शरीर को चालू रखे, जुझारू बनाए। अमिताभ जी, चूँकि आपने बताया कि किस तरीके से आप वाटर एंड सैनिटाइजेशन के क्षेत्र में भी ट्रेनिंग देते हैं, क्या कुछ पाया है आपने अपने अनुभव में, और किस तरीके से लोगों को आप जागरूक कर पाते हैं कि स्वच्छ रहें? लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा जागरूक हम अभी तीनों एक विषय पे कर लें। संसार में पूरा संसार 70% पानी से भरा है और उस 70% में 67% पानी पीने योग्य नहीं है, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो दूषित पानी है। 3% पानी ही पीने योग्य है। उस 3% पानी में 2.67% पानी ऐसा है जो बर्फ है। तो हम लोगों के पीने के लिए केवल 0.33% ऑफ टोटल वाटर ऑफ द लैंड अवेलेबल है। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये लोगों के दिमाग में डालते हैं कि पानी की बहुत क्राइसिस है, तो झरना चला करके फ्लैश का पानी और जगह जगह नल चला के फिर हम लोग मुँह धोते। तो इससे जितना पानी नुकसान होता है, इसको बचाने के लिए लोग उत्प्रेरित हो जाते हैं कि हाँ भाई पानी की इतनी कमी है तो जब भाई कुछ पानी को बचाने का प्रयास करो। अब फिर पानी दूषित नहीं होनी चाहिए। जो 0.33% पानी ही हमको अवेलेबल है, उस पानी को हम किस तरह से स्वच्छ रख सकें, किस तरह से उसको बर्बाद होने से बचाएं। अब तालाब में लोग, बंगाल में देखा हमने और बम्बई में भी देखा, छोटा छोटा ये मछली का तालाब बना देते हैं और तालाब में उस मछली के उसी में बांकुड़ा, बर्दवान, कई जगह ट्रेनिंग पर हम लोग गए, तो उसमें लोग नहाते भी हैं, उसमें कपड़ा भी धोते हैं, वो पानी पीते भी हैं, उससे रसोई भी बनाते हैं, उसमें बाथरूम भी जाते हैं और गजब का मतलब, और उसी की मछली निकाल के खाते भी हैं और खूब बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहन करके, मतलब पाउडर क्रीम वो सब लगा के बाहर लेकिन खाया वही मछली। जी, बहुत सारे लोगों के हर जगह का अपना एक लाइफस्टाइल हो जाता है। हो सकता है कि मतलब वहाँ का वही लाइफस्टाइल हो। अच्छा, ये बेहद ज़रूरी होता है कि हम जहाँ हैं
वहाँ की चीज़ों को अपनाते हुए, वहाँ स्वच्छता बनाते हुए अपने आप को ज़िंदगी में आगे लेकर जाएं। बहरहाल अमिताभ जी और डॉक्टर साहब, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप दोनों ने मिलकर इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड जो बातें हैं वो हमारे दर्शकों से की, बहुत सारी जानकारी आप दोनों के माध्यम से मिल पाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जी से, जो चिकित्सक समाज सेवी है, और अमिताभ प्रसाद जी से, जो मास्टर ट्रेनर भारत सरकार है। कैसी लगी आपको हमारी आज की बातचीत और कैसा लगता है कार्यक्रम बिहार बिहान? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय देना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया में हम तक भेजना चाहते हैं तो ज़रूर लिख भेजिए। नोट कर लीजिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director dd के patna@gmail.com।